मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी नौजवान मायूसी का शिकार हैं। मायूसी की इस फ़ज़ा को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो मुल्क में मुआशी सूरत हाल है उसमें नौजवान बहुत ज़्यादा मायूस हैं और बाहर जाने के लिए हर नौजवान ख्वाहिशमंद है, तो मायूसी की इस फ़ज़ा को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आप देखिए ना कि जिस खेत में दाने नहीं उगते और जिस बाग के अंदर फल नहीं होते, तो वहां से परिंदे उड़ के किसी और बाग में चले जाते हैं जहां उनको खाना दाना उनका मिल जाता है। तो जब हम मुल्क के अंदर एक साजगार, दो चीजें हैं, एक तो मुल्क के अंदर साजगार माहौल नहीं होगा, लोग डिग्रियां लेके और धक्के खाते फिरेंगे और 20-20 जगह पर इंटरव्यू देंगे तब भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, मेरिटोक्रेसी नहीं होगी, तो फिर नौजवान बेचारे क्या करें। और दूसरी जो अहम बात है कि नौजवानों के पास रोल मॉडल क्या है। जो बज़ाहिर बड़े हैं वो खुद मुल्क से बाहर रहते हैं, मुल्क के जितने सियासतदान हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, मुल्क के जो बड़े बड़े इदारों के अफसर हैं जब वो रिटायर होते हैं तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आर्मी के जर्नैल भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो जब सब लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो एक नौजवान बेचारा जिसने MBBS किया या इंजीनियरिंग की डिग्री की या कंप्यूटर साइंसेज में कुछ मास्टर्स किया, उस बेचारे पर हम क्यों कहते हैं कि भाई तुम्हें हम मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकरों को बुला बुला के तुम्हें मोटिवेशन के टीके लगाते हैं और तुम पाकिस्तान में रहो। तो पाकिस्तान के अंदर वो हालात भी तो क्रिएट करने पड़ेंगे ना। देखें, जो मेरी नस्ल थी ना, उन्होंने वो उन लोगों के साथ रहते, मेरे वालिदैन वो थे जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा और उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा भी डाला और तमाम मुसीबतों को देखा। हमारे तो कानों में जो लोरियां पड़ी थी वो पाकिस्तान के कौमी तराने लोरियां पड़ी थी, मगर ये जो कौम है जिनके हाथ में मोबाइल है और जिस पर इनको पूरी दुनिया नजर आ रही है, तो अगर इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सिर्फ हम उनके साथ जज्बाती तकरीरें करके उनको नहीं रोक सकते। ये बात दुख वाली है, मुझे बहुत दुख है। मैं मुल्क से बाहर नहीं गया, मेरी डिग्री हालांकि बाहर की थी, मैं मुल्क से बाहर नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फख्र भी करता हूं, मैं खुश भी हूं, बहुत ज्यादा मुतमईन भी हूं। लेकिन मसला यह है कि अब ये जो नई नस्ल है इनके लिए एक साजगार माहौल भी तो क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी थी, तो इस वजह से लोग जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, शायद इसकी वजह यह है कि हुकूमती सतह पर ब्रेन ड्रेन की इस्तेलाह को इस सेंस में लिया ही नहीं जाता। वो तो कह रहे हैं कि अच्छा है हमारे नौजवान बाहर जाके रोजगार कमा रहे हैं, इससे तो पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ जो एक हम बहुत से मसाइल होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा मसला जिसकी तरफ हमारी हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो ये है कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में से है कि जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ी ताकत होती है। पिछले दिनों एक पेपर छपा जिसमें पता लगा कि पिछले 5-6 साल में जिन मुल्कों का GDP इंक्रीज किया हुआ है, बढ़ा है, वो मुल्क नहीं थे जिनकी आबादी कम थी, वो मुल्क थे जिनकी आबादी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली इस्तेमाल किया। तो हम प्रॉपरली अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करें तो ये बहुत जबरदस्त है कि ये बाहर जाके जरिए मुबादला कमाएंगे, लेकिन इस मुल्क को चलाने के लिए जिस जहन की जरूरत है उनको तो कम से कम यहां रिटेन किया जाए। सिंगापुर की एक मिसाल है, सिंगापुर जब आजाद हुआ था तो वो मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी जहां बिल्कुल भी कोई पोटेंशियल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था, मगर उनको एक लीडरशिप मयसर आई। वो जो लियोन थे, उनके जो थे वजीर आजम थे, उन्होंने जो पहले चंद अहकाम दिए उनमें से एक हुक्म ये था कि सिंगापुर के शहरी दुनिया में किसी जगह पर भी काम करते हैं तो वो जिस करेंसी में तनख्वाह लेते हैं उसी करेंसी में तनख्वाह लें और सिंगापुर वापस आ जाएं। और आगे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही सालों के अंदर, अब आप देखिए, इतना 40 किलोमीटर का एक मुल्क है जिसकी सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की टॉप एयरलाइंस हैं। दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकोलॉजी है वो सिंगापुर के अंदर मौजूद है, बिजनेस हब सिंगापुर है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो सारे इस रीजन को कंट्रोल करती हैं, उस छोटे से 40 किलोमीटर के मुल्क के अंदर से इस पूरे रीजन को कंट्रोल करती हैं। तो ये सारा लीडरशिप का फुकदान है। पाकिस्तान में कोई ऐसा थिंक टैंक मौजूद नहीं है जो ये बैठ के ये सोच रहा हो कि अगले 5 सालों में हमारे नौजवान, हमारी एजुकेशन, हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी गवर्नेंस ये कहाँ जाएगी, अगले 10 साल के लिए क्या प्लान है, अगले 15 साल के लिए क्या प्लान है।
आपका ताल्लुक टीवी चैनल से, आप देखती होंगी सुबह से लेकर शाम तक यही हो रहा है, कौन पाकिस्तान आ रहा है, कौन पाकिस्तान से जा रहा है, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, कौन किसके साथ मिल गया, कौन किसके साथ चला गया। तो इस तरह की फजूल बातें जिनका अवाम की ग्रोथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पर्सनल ईगोइस्टिक बातें और ऐसी ऐसी बच्चों वाली बातें, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इतनी तो बच्चों की गलियों में लड़ाइयां नहीं होती जिन बातों पर, जिस पर ये सारी की सारी हमारी लीडरशिप आपस में लड़ रही है। और इस दौरान में मुल्क का बिल्कुल कबाड़ा हो रहा है आपके सामने। मुल्क आपके एक रेत की मुट्ठी आप दबाते हैं तो रेत आपके उंगलियों के नीचे से गिर रही होती है। इसी तरीके से मुल्क की इकॉनमी आंखों के सामने नीचे जा रही है। तो ऐसे में लोग भागेंगे और क्या करेंगे? बड़ी मायूसी और बड़ी दुख की बात है। डॉक्टर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि अवामी मसाइल की बजाय सिर्फ सियासी मसाइल पर इस वक्त तवज्जो है। यकीनन अवामी मसाइल भी तवज्जो तलब हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी तो बड़ी गौर तलब बात है कि हमारे नौजवान बाहर के मुमालिक में जाके मजदूरी करने को तरजीह देते हैं, लेकिन अपने मुल्क में रह के काम नहीं करना चाहते। फिर थोड़ा सा दिल अपने मुल्क के लिए हमें भी तो बड़ा करना होगा ना। जी बिल्कुल, हमें भी मुल्क बड़ा करना पड़ेगा। वो शख्स बहुत ही काबिल कदर है जो कि मुल्क में यहाँ रह लेता है, लेकिन यहाँ वैसे हम एनवायरनमेंट भी तो क्रिएट करें ना। अब आप देखिए ना, जो अपने बच्चों को लेके इंग्लैंड चला जाता है, बच्चों की तालीम मुफ्त होती है, अमन व अमान की हालात वो यहाँ से ज़्यादा बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ से बेहतर है। देखिए, वतन से मोहब्बत यहाँ अब वो शख्स रुक सकता है जो कि एक मिशनरी जज्बे के साथ, जो ये चाहता है मैंने मुल्क की खिदमत, अल्लाह करे हमारे नौजवान इस बात पर हो जाए कि ये मुश्किल टाइम है, कोई बात नहीं, ये गुजर जाएगा, हम इंशाल्लाह यहाँ रहकर काम करेंगे। मैं तो ये बात बहुत जोर देकर कहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हर शख्स अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है। आप खुद ईमानदारी से बताइए, आपको भी ये ऑफर आए बीबीसी से या CNN से कि जी वहां के बीबीसी के प्रोग्राम के लिए आप एंकर हैं और इतने डॉलर और इतने पाउंड की आपकी तनख्वाह होगी, आप 10 दफा सोचेंगी कि मैं क्यों नहीं वापस। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, और उस पर आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें अपने मुल्क के अंदर उन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा। और वो देखो बेटा, वो तभी होगा जब हमारे ऊपर के लोग ट्रांसपेरेंट होंगे, ईमानदार होंगे। मुझे अब देखें, पूरा मुल्क जो है बैंकरप्ट हो रहा है, यानी मुल्क खुदा ना खास्ता यानी मुल्क अल्लाह ना करे। उसका मतलब क्या है? दिवाली का मतलब यह है कि हमने 60 साल में जो कर्जे लिए हैं, हम इस काबिल भी नहीं है कि वो कर्जे वापस कर सकें। इसका सिंपल क्या मतलब है कि जिस काम के लिए कर्जे लिए थे, उन कामों के लिए हमने वो कर्जे इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए? या तो वो पैसे हम खा गए, अगर हमने खाए नहीं, हम कहते नहीं जी किसी ने करप्शन नहीं की, तो ये तो है ना कि मिसमैनेजमेंट की, फिर नेग्लिजेंस के साथ उस पैसे को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा ज़रई मुल्क, इतना बड़ा मादनियात वाला मुल्क, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वाला मुल्क, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स वाला मुल्क अपने कर्जे वापस कर नहीं पा रहा। अब आखिर इस सारे के जिम्मेदार इनफरादी तौर पे थोड़े थोड़े मैं और आप होंगे, लेकिन आखिर इसके ज्यादा जिम्मेदार तो ऊपर के 5-6 तबकात हैं। और अब कोई शर्म की बात नहीं, सरेआम हम कह सकते हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, हमारी अदलिया और हमारे इदारे, ठीक है ना। ये मतलब है ये ऊपर के जो 4-5 ग्रुप जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, और ये सारे के सारे मतलब है यहाँ के कानून बनाने में, कानून के इंप्लीमेंट करने में और उस सारे को मेंटेन करने में, उसकी हिफाजत करने में सबके जिम्मेदार हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। अगर अवाम से इनफरादी गलती हुई है तो अवाम को एक कानून के अंदर लेकर आना वो भी तो इनकी जिम्मेदारी थी। तो ये हमारी हुकूमतें फेल हुई हैं, सारी की सारी हमारी लीडरशिप फेल हुई है, जिसकी वजह से हम इस किस्म की बातें मैं और आप यहाँ बैठ के टीवी पे कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करनी होंगी इस मुल्क में, ख़ास तौर पे हुकूमत को इस पे काम करना होगा, और उसके साथ साथ अपने नौजवानों में जज्बा हुब्बुल वतनी भी पैदा करना होगा ताकि वो अपने मुल्क के लिए काम करें, और बुरे हालात भी अगर हैं तो इस मुल्क में ही रहें, काम करें और इंतज़ार करें कि अच्छा वक्त भी आएगा। जी बेटा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब होगा कि जब जो फौज का सिपा सलार है ना, किसी भी जंग के अंदर, वो जो आगे खड़ा हुआ है ना सिपा सलार, वो कहता है मैं लड़ने मरने को तैयार हूं, कौन मेरे साथ जान देने को तैयार है, तो पूरी की पूरी फौज उसके साथ आने को तैयार हो जाती है। और अगर वो जो एक किसी भी बैटल में, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, किसी भी बैटल का जो सबसे आगे घोड़े पर बैठा हुआ है, वो पीछे अपने महल में बैठ के कह के शाबाश शाबाश, तुम सब ने जो है ना बिल्कुल अपनी जानों की परवाह नहीं करनी और हमला करना है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जो लीडर होता है वो सबसे पहले अपने आप को पेश करता है।
लीडर अपने आप को सबसे पहले पेश करता है। यहां मसला यह है कि जो हुकूमत से उतरता है, कोई भी उतर दे, सही या गलत, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस बन जाते हैं। अब आपने देखें 2.5-3 साल बुज़दार साहब ने हुकूमत की है। अब मैं ये नहीं कहता सही है या गलत है, अब वो अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वगैरह रेशा, इसी तरह जरदारी साहब, इस तरह इमरान खान साहब पर तोशा खाना फलाना फलाना। यानी जो बंदा भी हुकूमत पे जाता है उसके खिलाफ कोई ना कोई एलिगेशन लग जाती है, और उसके क्रेडिट के अंदर मुल्क में किया क्या वो बहुत थोड़ी सी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें नौजवानों को नजर आ रही है ना, वो बेवकूफ तो नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यही वो वक्त है कि जिसमें आपको जरूरी, यानी देखें इस वक्त हमारी माँ बीमार है, तो इस वक्त जरूरत है कि आप अपनी माँ की तीमारदारी करें, खिदमत करें, उसकी सेहत करें। मतलब हमारा माँ है, तो इस वक्त ना जाएं, मेहरबानी करके इस वक्त आप रहें और इस वक्त इनकी खिदमत करें। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जितना बड़ा सर होता है उतना बड़ा सर दर्द सर भी होता है। जितना बड़ा होता है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतना आपके ऊपर इस बात का भी फर्ज है कि आप वो रोल मॉडल क्रिएट करें। तो अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह के हमारे कुछ लीडर आ जाएं और जो रोल मॉडल के लिए क्रिएट करें, जो कि हमारे नौजवानों को यहाँ रोक लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये एक इंतहाई अहम मसला है जिस पर आज हमने प्रोग्राम में बात की है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि सियासी मसाइल के साथ साथ अवामी मसाइल पर भी भरपूर तवज्जो दे, और ब्रेन ड्रेन का ये जो अहम मसला है, हमारे नौजवान और हुनरमंद लोग जो कि मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं, उनके लिए अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूर कुछ करे। उसके साथ साथ हमारे नौजवानों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में मुल्क का साथ दें और मुल्क में रहकर ही काम करने को तरजीह दें ताकि मुल्क के लिए कुछ किया जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।